नमस्कार साथियों, मैं अंकुल द्विवेदी एक बार फिर हाजिर हूं आपके समक्ष लेकर एक महत्वपूर्ण विषय शिक्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ टीचिंग। तो आपको बता दें, शिक्षण के जितने भी प्रकार हैं, जितने भी टाइप ऑफ टीचिंग हैं, वो अलग अलग आधारों पर विभाजित किए गए हैं। अगर इस प्रकार देखा जाए तो शिक्षण के प्रकारों को 6 आधारों पर विभाजित किया जाता है, जिसमें आज हम सबसे पहला भाग पढ़ने जा रहे हैं। शिक्षण का विभाजन, शिक्षण के प्रकार उद्देश्यों के आधार पर, टाइप्स ऑफ टीचिंग ऑन बेसिस ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो चूंकि मैंने हर जो 6 प्रकार हैं, 6 आधार पर जो विभाजन किया है, उसको एक वीडियो में नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वीडियो उससे बहुत लंबा हो जाएगा और लंबा वीडियो मेरे लिए भी बनाना कठिन है और आपके लिए देखना भी कठिन है। तो हम उसको एक एक आधारों पर विभाजित करेंगे। आज हम जानेंगे शिक्षण के प्रकार उद्देश्यों के आधार पर, जहां पर हम देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ टीचिंग। तो यहां पर सबसे पहले शिक्षण का जो हम विभाजन कर रहे हैं, वो उद्देश्यों के आधार पर हम 3 प्रकार में कर रहे हैं। तो ये जो पूरा का पूरा वर्गीकरण है, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये एक्चुअल हमारे शिक्षा शास्त्री, नामचीन शिक्षा शास्त्री बीएस ब्लूम का विभाजन है, उनकी टैक्सोनॉमी है। तो यहां पर हम इसको बिल्कुल बारीकी से देखेंगे, क्योंकि जो भी एग्जाम है, नेट, जेआरएफ, सेट और अदर स्टेट्स के जो आप योग्यता पात्रता परीक्षाएं देते हैं, उन सभी में इससे प्रश्न बनते हैं। इवन सी-टेट, टेट, जितने भी शिक्षण से संबंधित जो भी क्वालिफिकेशन एग्जाम हैं, जो भी योग्यता परीक्षण के एग्जाम हैं, सब में इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो यहां पर हम देखें, शिक्षण को उद्देश्यों के आधार पे 3 भागों में विभाजित किया गया है। टीचिंग क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो हम यहां पर देखें, सबसे पहला जो विभाजन है, सबसे पहला जो प्रकार है शिक्षण का, वो है ज्ञानात्मक शिक्षण, जिसे हम कॉग्निटिव टीचिंग भी कहते हैं। दूसरा है भावात्मक शिक्षण, जिसे हम अफेक्टिव टीचिंग भी कहते हैं। और तीसरा है मनोगत्यात्मक शिक्षण, इसे हम साइकोमोटर टीचिंग कहते हैं। तो साथियों, ये जो टीचिंग के 3 प्रकार हैं, अगर आप देखें तो शिक्षण का कोई भी उद्देश्य हो, शिक्षण किसी भी प्रकार का उद्देश्य हो, उसका मूल अवधारणा ये होता है, उसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि वो छात्र में, अधिगमार्थी यानी लर्नर में, उसके पूर्ण कौशल को तराश करके बिल्कुल विकसित कर दे, ताकि वो समाज में किसी भी स्तर पे, किसी भी चुनौती के समक्ष कम से कम मेहनत और कम से कम संसाधनों के होते हुए भी अपने कार्य की सिद्धि प्राप्त कर ले। तो यहाँ पर हम जो ज्ञान देते हैं, हम जो शिक्षण देते हैं, उसे अधिगमार्थी को अलग अलग स्तर पर क्या करना होता है, ग्रहण करना होता है। तो सबसे पहले शिक्षण का हम ज्ञानात्मक प्रकार देखें तो अच्छा, पहले तो आप ये जान लीजिए कि शिक्षण के ये जो तीनों प्रकार हैं, इनका संबंध है कहां से। देखिए, ज्ञानात्मक प्रकार का संबंध है, कॉग्निटिव टाइप्स ऑफ टीचिंग जो है, इसका संबंध है विद्यार्थी के ब्रेन से, अधिगमार्थी के ब्रेन से। देखिए, विद्यार्थी, अधिगमार्थी या लर्नर, ये या स्टूडेंट, मैं कुछ भी बोलूं, ठीक है, जैसे अधिगमार्थी शब्द है, यह कठिन है, तो आपको समझना क्या है, लर्नर, स्टूडेंट, जब भी ऐसे शब्द आएंगे तो उसका संबंध अधिगमार्थी यानी छात्र के किससे है, ब्रेन से है। किसका संबंध, ज्ञानात्मक शिक्षण का, कॉग्निटिव टीचिंग का किससे है, छात्र की बुद्धि से है। अब दूसरी चीज भावात्मक। तो भावात्मक शिक्षण जो है, या जिसे हम अफेक्टिव टीचिंग कहते हैं, इसका संबंध छात्र के हृदय से है। किससे है, छात्र के हृदय से, उसके भाव से। और तीसरा जो है मनोगत्यात्मक शिक्षण, कहने में तो ये मन से संबंधित शब्द हमें दिखाई दे रहा है, साइकोमोटर, लेकिन इसका वास्तविक उद्देश्य है छात्र के शारीरिक गठन को, उसके शारीरिक संरचना को इतना पुष्ट और बलिष्ठ करना, इतना फिजिकली फिट करना उसे, ताकि वो कोई भी कार्य करने में पूर्ण रूपेण सक्षम हो सके। तो आपको लग रहा है इसका नाम है मनोगत्यात्मक, और इसमें जो चीजें बेहतर की जा रही हैं वो है छात्र की शारीरिक क्षमताओं, उसकी मांसपेशियों पे ध्यान दिया जा रहा है, उसके बॉडी सिस्टम पे ध्यान दिया जा रहा है, उसके अंगों के विकास पे ध्यान दिया जा रहा है। तो देखिए,
स्वस्थ मन एक स्वस्थ शरीर में होता है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो मन कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। इस कारण मनोगत्यात्मक शिक्षण जो है, जो साइकोमोटर शिक्षण है, उसके बेस को मजबूत किया जाता है। स्वस्थ मन वहां होगा जहां स्वस्थ शरीर होगी। अब आइए देखते हैं, ब्लूम महोदय ने शिक्षण के इन तीनों प्रकारों को 6 अवधारणाओं पर, 6 आधारों पर विभाजित किया है। जैसे मान लीजिए ज्ञानात्मक शिक्षण के जो पद सोपान हैं, इनका जो अरेंजमेंट है, इनकी अवधारणा का, अगर हम इस पे ध्यान दें तो ज्ञानात्मक शिक्षण में जो मेन फोकस किया जाता है वो बच्चे के ज्ञान के विकास पे किया जाता है। लेकिन ज्ञान का विकास तभी सार्थक होगा जब वो ज्ञान का उपयोग अपने जीवन के बेहतरी के लिए, समाज के बेहतरी के लिए, देश के बेहतरी के लिए कर सके। तो ये एक पूरी की पूरी प्रशिक्षण प्रक्रिया है। तो आइए देखते हैं इसमें जो ज्ञानात्मक शिक्षण के 6 भाग हैं उसमें क्या क्या है। सबसे पहले बच्चे के ज्ञान का विकास, उसको सीखने के लिए, उसको मतलब ज्ञान से तात्पर्य है कि उसकी वोकैबुलरी कैसी है, उसके विषयों से संबंधित ज्ञान कैसे हैं, उसके सामाजिक ज्ञान कैसे हैं, उसके व्यवहारिक ज्ञान कैसे हैं। तो क्या करना है हमको, बच्चे में हर प्रकार के ज्ञान का विकास करना है। और फिर अवबोध, अवबोध यानी होता है विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास। क्या होता है, विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति से संबंधित शब्द है अवबोध। तो बच्चों को इसमें विशिष्ट ज्ञान, स्पेशल नॉलेज दिए जाते हैं। स्पेशल नॉलेज यानी विशिष्ट परिस्थितियों में से उबरने के लिए या विशिष्ट परिस्थितियों का सामना करने के लिए जो विशिष्ट ज्ञान होगा उसे हम क्या कहेंगे, अवबोध कहेंगे। फिर इसके पश्चात जो अगला है अनुप्रयोग। अब उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब आता है उस ज्ञान को व्यवहार में, प्रयोग में लाने का समय आता है। तो यहां पर क्या होता है कि बच्चे जो हैं, हम ऐसा शिक्षण दें कि बच्चे ज्ञान प्राप्त करके, सामान्य ज्ञान, अवबोध ज्ञान प्राप्त करके उसे अपने जीवन में प्रयोग में ला सकें। तत्पश्चात आता है विश्लेषण। विश्लेषण का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं के बीच साम्यता स्थापित करके सही का चयन कर पाना, सकारात्मक पक्ष का चयन कर पाना। हर बिंदु के, हर विषय वस्तु के 2 बिंदु होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। तो विश्लेषण क्षमता वहीं विकसित की जाती, इसीलिए विकसित की जाती है। तो जो ज्ञानात्मक शिक्षण है उसमें विश्लेषण क्षमता छात्र में विकसित करना ज्ञानात्मक शिक्षण की एक महत्वपूर्ण पद है, उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। फिर संश्लेषण। संश्लेषण का अर्थ तो आप जानते ही हैं संश्लेषण का, लेकिन ज्ञानात्मक शिक्षण में संश्लेषण शब्द का की क्या अवधारणा है। तो वो अवधारणा है कि बहुत सारे ज्ञान को एकत्रित कर, बहुत सारे नियमों को, बहुत सारे सिद्धांतों को अपनी बुद्धि में एकत्रित करके उनमें एक साम्यता स्थापित करके किसी नवीन ज्ञान को संश्लेषित करना, किसी नवीन ज्ञान को संश्लेषित करना, ये मूल उद्देश्य होता है संश्लेषण अवधारणा का। इसके पश्चात है मूल्यांकन। अब जितने भी ज्ञान उसने प्राप्त किए उन सब का एक मूल्यांकन करना कि कौन सा जीवन जीने के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कार्य में किस कार्य को किस प्रकार किया जाए, कहाँ पे सकारात्मकता होती है, कहाँ नकारात्मकता होती है। इन सारी चीज़ों का मूल्यांकन करके ही मानव मतलब ये आप एक तरीके से मान लीजिए बुद्धि चिंतन है। ये जो है हम कहेंगे कि ज्ञानात्मक शिक्षण का सर्वोच्च पद सोपान है मूल्यांकन, और सबसे निम्न पद सोपान है ज्ञान को प्राप्त करना। और यही पूरा का पूरा परिष्करण और प्रशिक्षण के माध्यम से व्यक्ति मूल्यांकन अर्थात बौद्धिक चिंतन के लिए समर्थ बन पाता है। तो यहां पे प्रश्न ये आ सकता है कि जो अनुप्रयोग है, अवबोध है, विश्लेषण है, ये शिक्षण के किस प्रकार से संबंधित है, ज्ञानात्मक से है या भावात्मक से है या मनोगत्यात्मक से है या इनमें से कोई भी नहीं या इनमें से सभी। तो इस प्रकार के ऑप्शन देकर के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप क्या करेंगे कि ज्ञानात्मक के जितने भी अवधारणाएं हैं, 6 अवधारणाएं, 6 पद सोपान हैं, इन सभी को आपको याद करना है। ठीक है, तो सब एक दूसरे से कनेक्टिव भी हैं। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग मतलब ज्ञान प्राप्त करके उसको व्यवहार में लाना, विश्लेषण करना, फिर विश्लेषण के पश्चात उसका संश्लेषण करना और फिर उसका एक सही चिंतन कर पाना, मूल्यांकन कर पाना। फिर अगर हम देखें भावात्मक शिक्षण की बात करें तो अफेक्टिव शिक्षण जो है इसमें है अभिग्रहण, अनुक्रिया, मूल्य आंकना, संधारण करना, व्यवस्थापन करना और उसका चारित्रीकरण। ठीक है, तो यहां पर हम देखें अभिग्रहण यानी किसी विशिष्ट, अब देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि भावात्मक शिक्षण या अफेक्टिव टीचिंग का उद्देश्य व्यक्ति की रुचि और व्यक्ति की अभिवृत्तियों से है। वो क्या चाहता है,
क्या चीज करने में उसको ज्यादा अच्छा लगता है, किस विषय में उसका ज्यादा मन लगता है, किस कार्य में उसका ज्यादा मन लगता है, पहले इनका ऑब्जर्वेशन किया जाए, ठीक है, और फिर उस अनुसार उसको शिक्षण दिया जाए। तो छात्र का अब कार्य बनता है कि उस शिक्षण को अभिग्रहण करे, उसको हम क्या करें कि उसके मनवांछित शिक्षा के लिए जैसा वो चाहता है हम देंगे, जैसा वो चाहेगा, एज ही वांट, ठीक है। तो हमने उसको वो शिक्षण दिया, अब उसने उसको अभिग्रहण किया, ठीक है। तो यहां पर आया क्या, भावात्मक शिक्षण में उसकी रुचि के अनुसार वो क्या करेगा, अभिग्रहण करेगा, ठीक है। कोई चीज वो जानना चाहता है, किसी विशिष्ट ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, तो उसने उसको अभिग्रहण किया। मान लीजिए वो किसके बारे में जानना चाहता है, स्वच्छता, स्वच्छता एक विषय है, स्वच्छता। अब स्वच्छता का मानव जीवन में महत्व, इस विषय में क्या करना चाहता है, वो जानकारी लेना चाहता है। तो उसने जानकारी ले ली, जैसा वो चाहा वैसी जानकारी हमने उसे दी। एंड देन फिर उसने क्या किया, अनुक्रिया, यानी जो ज्ञान मिला उसको क्रियात्मक रूप में परिवर्तित करना, मतलब कार्य रूप में परिणित करना। अब उसने क्या किया, उसके अनुसार कार्य करना शुरू किया, स्वच्छता से रहना शुरू किया, स्वच्छता के मूल्यों से संबंधित कार्य करना आरंभ किया, कहीं लोगों को मना करना शुरू किया कि नहीं भाई यहां कचरा मत करो, स्वयं कचरा करना बंद कर दिया। फिर मूल्य आंकना, अब जब उसने बहुत सारे कार्य करने इस संबंध में शुरू किए तो निश्चित तौर पर यह भी है कि अब वो क्या करेगा, जो मुख्य जो जैसे 10 कार्य हैं, 10 काम उसे करने हैं उस संबंध में, तो उसमें अब वो क्या करेगा, उन कार्यों का मूल्य आंकेगा, क्या पहले करना चाहिए, क्या बाद में करना चाहिए, कौन से कार्य हैं जिसे करने की आवश्यकता नहीं होगी, कौन सा ऐसा कार्य है जिसको करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस प्रकार से मूल्य आंकने के बाद उसने क्या किया, किसी एक नियम या सिद्धांत का आचरण करना शुरू किया, ठीक है। और फिर उसको उसने संधारण किया, मतलब अपने व्यक्तित्व में उसको, अपने व्यवहार में उसको क्या किया, संधारित किया, उसको शामिल किया। इसके पश्चात जो अगली चीज है, व्यवस्थापन, ठीक है। भावात्मक अभिक्रिया का हम 5वां सोपान पढ़ रहे हैं, 5वीं अवधारणा पढ़ रहे हैं भावात्मक शिक्षण का। तो यह है व्यवस्थापन, मतलब सारी चीजों को व्यवस्थित करना, अपने कार्य को व्यवस्थित करना, अपने चिंतन को व्यवस्थित करना, जो वो करने जा रहा है, मतलब जिस क्षेत्र में भी वो कार्य कर रहा है, मतलब स्वच्छता के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, तो सारे नियमों और सिद्धांतों को क्या करना, व्यवस्थित करना, जो उसने क्या किए हैं, संधारित किए हैं, अपने व्यक्तित्व में जो उसने ग्रहण किया है उसको व्यवस्थित करना, उस ज्ञान को व्यवस्थित करना। एंड देन इसके बाद आता है चारित्रीकरण। व्यवस्थित करने के पश्चात होता है उसको अपने चरित्र में उतारना, ताकि और लोग भी उससे सीख सकें। तो ज्ञान सिर्फ लेने से या अभिग्रहण करने से, शिक्षण सिर्फ देने से तात्पर्य नहीं है, जब तक वो उसका चारित्रीकरण ना करे, अपने चरित्र में उस चीज को ना उतारे, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। फिर आता है आपका मनोगत्यात्मक शिक्षण का प्रकार, साइकोमोटर टाइप ऑफ टीचिंग। सो आप यहां पर देखें कि मैंने बताया कि मनोगत्यात्मक शिक्षण का संबंध किस क्षेत्र से है, तो यह है शारीरिक स्वास्थ्य की तरफ से। क्यों? क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए शरीर के, व्यक्ति के व्यक्तित्व के क्रियात्मक पहलू से है मनोगत्यात्मक शिक्षण का संबंध। तो किसी भी कार्य को, सबसे पहली जो इसकी 6 अवधारणाएं हैं देख लीजिए, उद्दीपन, फिर कार्य करना, फिर नियंत्रण, फिर सामंजस्य, फिर स्वाभाविकरण, फिर आदत का निर्माण, ठीक है। तो ये आपको पूरे के पूरे याद होना चाहिए, क्योंकि यहां से रिलेटेड वो क्या कर सकता है, पूछ सकता है। इन ऑप्शंस को देके पूछ देगा कि भाई साहब ये बताओ कि ये किस प्रकार के शिक्षण से, नियंत्रण, सामंजस्य, स्वाभाविकरण जो है वो किस प्रकार के शिक्षण के से संबंधित हैं, तो ये मनोगत्यात्मक से संबंधित है। तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब हमने क्या किया, मनोगत्यात्मक शिक्षण के तहत व्यक्ति को शारीरिक सुदृढ़ता प्रदान की, जिसमें उसके मांसपेशियों, शारीरिक संगठन और उसके अंगों का सही विकास वगैरह शामिल है। तो हमने उसे शारीरिक शिक्षा दिया, ठीक है। और हमने उसे कुछ सीखने के लिए क्या किया, फिर उद्दीप्त किया। उद्दीप्त यानी उसे स्टिमुलेट किया, बूस्ट किया, ठीक है, कि प्रमोट किया, किसी चीज को सीखने के लिए इंस्पायर किया, ठीक है। तो उद्दीपन, हमने बोला नहीं सीखो, ऐसा करो, ठीक है। अब बच्चा करने के लिए प्रेरित हो रहा है, और जब वो प्रेरित हुआ तो उसे किस कार्य के लिए, जिस कार्य के लिए हमने प्रेरित किया वो कार्य वो करेगा,
ठीक है, तो यहां पे आया कार्य करना, मतलब प्रेरणा को कार्य रूप में परिणित करना ही क्या है, मनोगत्यात्मक, उसको अंदर से उसकी मन को गति प्रदान करना, उसके मन को किसी कार्य को करने के हेतु उद्दीप्त करना। और कार्य तभी करेगा, कोई मन तभी उद्दीप्त होगा जब वो स्वस्थ होगा, कार्य वो तभी कर पाएगा सही तरीके से, फिनिशिंग के साथ, एक्यूरेसी के साथ, जब वो स्वस्थ होगा। ठीक है, तो हमने उद्दीप्त किया, उसने कार्य किया। अब अगला चीज आता है कार्य करना, लेकिन कार्य करने के तरीके में एक नियंत्रण भी होना चाहिए। ठीक है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कब तक करना है, किस अनुसार करना है, समाज को ध्यान में रख के कोई कार्य करना है, अड़ोसी पड़ोसी को ध्यान में रख करके कार्य करना है, ताकि आपके कार्य से कहीं कोई विघ्न नहीं पहुंचना चाहिए। तो यह नियंत्रण की कला उसे सिखाई जाती है। तत्पश्चात सामंजस्य, उन कार्यों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का गुण उसे सिखाया जाता है। और फिर आता है स्वाभाविकरण, मतलब अपने स्वभाव में इस गुण को, मनोगत, एक नियंत्रित और आदर्श मनोगत्यात्मकता, मनोस्थिति को अपने स्वभाव में स्थापित करना सिखाया जाता है कि आज सिखाने पे ये कर रहे हो, लेकिन इसको अपने स्वभाव में तुम शामिल करो। ठीक है, तो उसको क्या करता है बच्चा, फिर स्वाभाविकरण, हम बोलते हैं नहीं, इसको आपको अपने स्वभाव में शामिल करना पड़ेगा, शुमार करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका जीवन स्तर जो है वो एक आदर्श जीवन कहलाएगा। तो वो उसका स्वाभाविकरण करता है और फिर उस स्वभाव के अनुसार एक आदत का निर्माण कर लेता है कि नहीं, अब मुझे इसी अनुसार पूरे जीवन भर कार्य करना है। तो साथियों, ये शिक्षण के जो मैंने आपको प्रकार बताए, इनको बिल्कुल आप उद्देश्यों के आधार पे शिक्षण के तीनों प्रकारों को आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे, समझ लेंगे। और इसके पश्चात इनकी जो 6 अवधारणाएं ब्लूम महोदय ने दी हैं, इनको भी आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे, क्योंकि इन्हीं से प्रश्न आते हैं, चाहे वो नेट सेट का एग्जाम हो, चाहे वो CTET हो, स्टेट के जो आपके टेट एग्जाम्स होते हैं, वो सारे के सारे एग्जाम्स में यहाँ से अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं समझता हूँ, चलिए अगला हम शिक्षण का विभाजन करेंगे कुछ और आधार पर। अभी 6 आधार पे हमें शिक्षण के प्रकारों का विभाजन करना है। तो मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।